नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के फॉर्मूले का रिवीजन करने वाले हैं। सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और ये फॉर्मूला रिवीजन है। ऐसा नहीं है कि सीजीएल 25 एग्जाम आ रहा है तो आपको डराने के लिए कि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता, ये फॉर्मूला नहीं आता, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया जाएगा, साथ ही साथ आपको फॉर्मूले का रिवीजन फटाफट करवा दिया जाएगा ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई इश्यू ना हो। तो चलो शुरू करते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए। देखो, आपको पता है अरिथमेटिक्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स और ट्रेन, ये एक ही टॉपिक है। एवरेज, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ और एजेज, साथ ही साथ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ चीजें, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर, सिंप्लीफिकेशन। ये हो गया कुछ आपका टॉपिक अरिथमेटिकल मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांस मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है। अलजेब्रा हो गया, ठीक है, अलजेब्रा में जो भी चीजें हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सारी चीजें। फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में लाइन, एंगल, ट्राइंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेंसुरेशन में 2D फिगर है, 3D फिगर। 2D फिगर में आपको पता है चार फिगर, चार फिगर नहीं है, पेंटागन, हेक्सागन भी है, बट ये कॉमन यहाँ पे लिखा हुआ है। 3D फिगर्स में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, इतना सा आपके सिलेबस में है। ट्रिगोनोमेट्रिक में आएंगे तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर स्टेटिस्टिक्स में आएंगे मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और अभी आपने पढ़ा होगा स्क्यूनेस वगैरह भी आती है चीजें। फिर डीआई होता है, टेबुलर डेटा, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, फिर प्रोबेबिलिटी। इतना आपका कुछ कॉन्सेप्ट। अब ये देख के घबरा गए होंगे कि 18 चैप्टर, 40 चैप्टर, इस चीज को देख के घबराना नहीं है। हम शुरू करेंगे, एक एक करके सारे प्रश्नों को बजाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हम शुरू कहां से करेंगे, बोर्ड मास से, BODMAS। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको धीरे धीरे कोई ऐसा ना रहे कि आपको लगे कि भाई साहब मुझे तो कुछ आता नहीं। सबको आना चाहिए और सबको समझ आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ब्रैकेट, ठीक है, ये होता है ऑफ, और ऐसा नहीं है इससे प्रश्न नहीं आता, ठीक है। ये होता है डिवीजन, ये होता है मल्टीप्लीकेशन, ये होता है एडिशन और ये होता है सब्ट्रैक्शन, ये सबको पता है, ठीक है। अब ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, लाइन ब्रैकेट या रेखा कोष्टक इसको बोलते हैं। फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसको करली या मझला ब्रैकेट, और इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। यहां से हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा और हम धीरे धीरे करके एडवांस करते जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले करवाए दे रहा हूं, उसके बाद हम पहुंचेंगे एडवांस फॉर्मूले पे, जिसको आपको जानना जरूरी है। और प्री एग्जाम से पहले या मेंस एग्जाम से पहले एक बार अगर ये वीडियो देख लेते तो आपको, मुझे नहीं लगता, कुछ भी नया करने की जरूरत होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। चलो, तो सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लेना, और जय श्री राम का नाम लेते हुए आपकी परीक्षा भी अच्छी हो, ठीक है। बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। और बेस्ट विशेष के साथ साथ मेरी तरफ से तो यही रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट आने से ज्यादा कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। तो एग्जाम जो भी देने जा रहे हैं उसके लिए कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें, और अच्छे से पानी पी के जाएं, हताश ना हो। ये सारी चीजें कहने की होती है, थोड़ा बहुत एग्जाम प्रेशर तो होता है, एग्जाम हॉल प्रेशर, वो सारी चीजें रहेंगी, बट फिर भी कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं और दही चीनी यानी कि अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, बट कुछ चीजें होती है जो मान के चलो बढ़िया रहता है। पॉजिटिविटी अगर आए किसी भी चीज से तो वो करनी चाहिए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बोर्ड मास हमने पढ़ा, बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास आपको पता चल गया। देखो, बोर्ड मास में आने से तुरंत बाद आपका शुरू होता है नंबर सिस्टम, ठीक है। आपको पता है इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। आपको मैं पहले बताऊं फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बहुत बार बात होती है, ठीक है। स्थानीय मान और फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं कि जैसे मान लो कि कोई संख्या लिखी गई 2, 3, 9, 8, 7। अब इसमें अगर 7 या 9 की फेस वैल्यू पूछी जाए, आपके चेहरे का मूल्य, आपके पोस्ट नहीं पता है, आपके चेहरे का मूल्य, तो आपके चेहरे का मूल्य तो यही होता है कि या तो आप सुंदर, या आपको अगली कह दिया जाएगा, आप सुंदर कह दिया जाएगा, जो भी कह दिया जाए। तो आपको जैसा दिखोगे वही फेस वैल्यू होती है, यानी कि 3 3 दिख रहा है तो 3 की फेस वैल्यू 3। बट प्लेस वैल्यू होती है कि आप किस प्लेस पे बैठे हो उसकी वैल्यू, यानी आप मान लो एडमिन हो, एडमिन ऑफिस में हो, और आप वहां पे एज श्याम, रीता, सीता के रूप में नहीं जाने जा रहे हो, आप एज मैनेजर जाने जा रहे हो, आप कुछ भी जाने जा रहे हो, तो आपके प्लेस की वैल्यू है, ना कि आपकी वैल्यू।
यानी कि जैसे अगर हम पीछे से जोड़ना शुरू करें तो ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, या हजार हो गया, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 4। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10 के पावर 4। इसका प्लेस कितना है? 10 के पावर 4। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 10 के पावर 0, यहाँ पे 10 के पावर 1, यहाँ के पावर 10 के पावर 2, यहाँ 10 के पावर 3, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 3। देखो ये कौन से स्थान पे बैठा है? 10 के पावर 3वें स्थान पे बैठा है, यानी कि 1000th प्लेस पे बैठा है। तो इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई इसके साथ प्लेस की वैल्यू इतनी है और 3 की अपनी वैल्यू, यानी फेस वैल्यू इंटू 10 के पावर 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3000। यानी कि 3 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 3 चूंकि 1000वें स्थान पे बैठा है तो 3 के पाछे 1000 लगा देंगे। और अगर बात करें फेस वैल्यू की तो फेस तो तीन ही तरह दिख रहा है। क्लियर हो गया? आप सभी को पता है? ठीक है। एक चीज और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ लोग क्या काम करते हैं कि जब बात होती है कि भैया इवन नंबर कौन सी होती है? इवन नंबर वो होती है जो 2 से डिवाइड होती है, ठीक है। ऑड नंबर कौन सी होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होती। सिंपल सी बात है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पहले प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन? एक तो 1, दूसरा वो संख्या खुद में। अगर किसी संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर है, केवल और केवल 2 फैक्टर होने का मतलब कि द नंबर शुड है ओनली हैव 2 फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई संख्या 5 है, इसके कितने फैक्टर है? 1 और 5। कितने फैक्टर है? केवल और केवल 2। तो केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए तो वो संख्या क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर? अच्छा अगर मैं पूछूं एक अभाज्य संख्या है या नहीं, आप कहेंगे एक किसी संख्या से विभाजित होती है? नहीं। बट एक के कितने फैक्टर हैं? केवल और केवल एक। तो हम कह सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अब कंपोजिट नंबर क्या होती है? जो विभाजित होती है। कंपोजिट नंबर क्या होती है? जो विभाजित होती है। तो कई बार कॉन्सेप्ट आएगा कि को प्राइम नंबर क्या होती है। आपसे क्या पूछा जाएगा? को प्राइम नंबर क्या होती है? को प्राइम नंबर, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा? को प्राइम नंबर क्या? तो को प्राइम नंबर होने का शर्त क्या है कि दो संख्याएं एक्स और वाई, इन दोनों का को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि एक्स और वाई दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का वन को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब आपने कहा कॉमन फैक्टर की बात करो तो पहले फैक्टर बता दो। देखो हमने कहा कि दो संख्याएं को प्राइम नंबर कब होंगी? जब एक्स और वाई दो ऐसी संख्याएं जिनका केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। दो संख्याएं जिनका केवल दो संख्याएं दो ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। सिंपल सी बात हो गई। अब आप लोग कई बार पूछेंगे कि भैया फैक्टर क्या होता है? फैक्टर सिंपल से लैंग्वेज में ये समझो कि जो किसी संख्या मान लो कोई संख्या n है, एन जिसके जिसके टेबल में आएगी, एन जिसके जिसके पहाड़े में आएगा वो एन का फैक्टर होगा। एन जिसके जिसके टेबल में आएगी वो एन का फैक्टर होगा और एन के टेबल में जो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल। लाइक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 6 की बात करें, 6 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। तो 6 से 1 के भी टेबल में 6 आ रहा है, 2 के भी टेबल में 6 आ रहा है, 3 के भी टेबल में 6 आ रहा है और 6 के भी टेबल में 6 आ रहा है। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 और 6, 4 फैक्टर्स हो गए। अब 6 की टेबल में बात करें कौन कौन आ रहा है? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, डॉट डॉट डॉट, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो 6 के टेबल में आएंगे। तो आप कहेंगे 6 के मल्टीपल कितना हो जाएगा? 6 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 6 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। लेकिन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो अगर कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि किसी भी संख्या के फैक्टर्स कितने हैं? अनगिनत हो सकते हैं? नहीं। किसी भी संख्या के कितने फैक्टर्स होंगे? लिमिट होती है। फैक्टर्स कोई एन संख्या होती है जितने फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि फैक्टर्स कैन नॉट बी इनफाइनाइट बट मल्टीपल्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट। ये सब बेसिक चीजें सबको पता है। ठीक है, चलो बहुत सुंदर हो गया, प्राइम नंबर पढ़ लिया। अच्छा अब रेशनल नंबर क्या होती है? परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ पे रेशनल लिखो, यहाँ पे इरेशनल लिखो। इरेशनल, ठीक है, सबको पता है जिसको पी बाई क्यू के रूप में डिनोट किया जा सके। जहां पे पी और क्यू को प्राइम नंबर हो तो इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 11/9 क्या को प्राइम है? 11 और 9 को प्राइम है? बिल्कुल है। तो 11/9 को रेशनल होगा? बिल्कुल होगा। इरेशनल नंबर क्या हो गई? इरेशनल नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसका कोई मतलब एक ऐसा कह लो कि जिसको रेशनल नंबर क्या होती है?
अच्छा, थोड़ा सा मैंने एक चीज आपको बताते हुए गलती कर दी। देखो, रेशनल नंबर में एक चीज जिसको पी और क्यू, पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सके, बट बट रेशनल नंबर हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो डिफिनिट होनी चाहिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए? डेफिनेट होनी चाहिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए? डेफिनेट होनी चाहिए। अब आपने कहा डेफिनेट वैल्यू क्या होगी? क्या 11/9 की डेफिनेट वैल्यू है? क्या 11/9 की डेफिनेट वैल्यू है? आपने कहा बिल्कुल नहीं। 11/9, देखो, 9 एकम 9, 2 20, 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू है नहीं। आपने मान लो कह दिया इसकी वैल्यू 1.22, कोई आगे कह दे रहा है 1.222, कोई कह दे रहा है 1.2222222, तो ये हो गया, कैसी संख्या हो गई? ये हो गई इरेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं वही कहूं 3/2, तो इसकी डेफिनेट वैल्यू है, आपने कहा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यानी कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अगर डेफिनिट है तो वो रेशनल नंबर होगी, अगर इनडेफिनिट है, यानी कि इनडेफिनिट मतलब इनफाइनाइट है, तो आप कहेंगे वो इरेशनल नंबर हो जाएगी। इसका कोई काम नहीं आने वाला, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं कि टोटल प्राइम नंबर्स कितनी है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर आएगा भी तो आप ऐसे सीधे याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा तो काउंट कर लोगे। ऐसी बड़ी संख्या नहीं देते कि आपको वहां काउंट करना पड़े, ठीक है। आप एक चीज याद रखना कि 1 से 50 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स की संख्या 15 होती है, ठीक है। 1 से लेकर 100 के बीच में 25 होती है, तो आप कहेंगे 51 से लेकर 100 के बीच में कितनी हो जाएगी? 15। अगर इधर है टोटल 25 है तो 10 संख्याएं होती है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 500 के बीच में तो 95 संख्याएं होती हैं, और अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 1000 के बीच में तो आप कहेंगे 168 संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई संख्या प्राइम है या नहीं? हालांकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, बट ये जान लो कि कोई संख्या n है, कोई संख्या n के आसपास का परफेक्ट क्यूब ढूंढोगे, वो परफेक्ट स्क्वायर देखोगे। कोई संख्या n है, हमें फाइंड करना है कि ये प्राइम है या नहीं। आप n के आसपास कोई एक ऐसी संख्या ढूंढोगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी इंटीजर का स्क्वायर, किसी पूर्णांक का स्क्वायर। अब आपने कहा ठीक है, मान लो एक संख्या लिया मैंने 171 ले लिया, ठीक है। 171 ले लिया, 171 के आसपास कोई संख्या देखेंगे जो कंप्लीट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। आपने कहा कितना हो जाएगा? 169, जो कि 13 का स्क्वायर। 169 जो कि 13 का स्क्वायर। तो आप 13 से छोटी सारी प्राइम नंबर से ले लेंगे। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9 आएगा नहीं, 11 आएगा, 13। इन सब में से अगर किसी से डिविजिबल नहीं है तो ये ऐसा माना जाता है कि ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या प्राइम नंबर हो जाएगी। आपको क्या काम करना है? नियरेस्ट ढूंढना है। नियरेस्ट ढूंढना है कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल गया बस काम आपका खत्म हो गया। क्लियर हो गया? चलो, बहुत सुंदर। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आगे का काम बनाना। ये बेसिक बेसिक बातें थी जो मुझे लगता है आपको बतानी जरूरी थी, और वो मैंने बता दी, ठीक है। चलो, अब देखो, अब आपको क्या काम करना है? अब आपको काम करना है, इंटीजर तो सबको पता ही है, ठीक है। मैंने एक जगह लिस्ट बना ली है कि क्या क्या आपको बताना है, क्या नहीं बताना है, ठीक है। प्राइम नंबर में आपने कह दिया, ठीक है। चलो, अब हम शुरू करते हैं कि कोई संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये क्यों जरूरी है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि इसको प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में तोड़। देखो, किसी संख्या को मान लो कोई संख्या n है, जिसको हम लिख सकते हैं p के पावर m, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? p के पावर m और q के पावर m। अगर p एंड q दोनों प्राइम नंबर हो जाएं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हो जाएं, तो आप कहेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन p के पावर m, q के पावर m। यानी किसी संख्या को उसके अभाज्य, किसी संख्या को अभाज्य संख्या के पावर के रूप में तोड़ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ काम आएगा वो सारी चीजें बाद में, पहले आप बस ये जान लो प्राइम फैक्टराइजेशन की जब बात होगी तो आपको अगर कभी भी लाइफ में कोई कहे प्राइम फैक्टराइज करना, तो जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, तो क्या इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं, क्योंकि 4 प्राइम नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 और गुणे 3 के पावर 1। एग्जाम्पल के लिए 24 जैसे, इसको 8 × 3 लिखे, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं। 4 × 6 लिखे, नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 8 को 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 1। ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया? अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों जरूरी था? किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ फैक्टर, यही बेसिक चीजें जो आपके एसएससी एग्जाम में आती है।
मान लो कोई संख्या n है जिसको 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c, ये क्या है? प्राइम फैक्टराइज, यानी किसी संख्या को प्राइम फैक्टराइज कर लिया गया। अब उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? अगर आपको किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या काम करना है? उसके पावर में एक एक जोड़ दो। जितने भी प्राइम नंबर है उनके पावर में एक एक जोड़ दो। तो जैसे a में जोड़ोगे a+1 हो जाएगा, b में एक जोड़ोगे b+1 हो जाएगा, और c में एक जोड़ोगे c+1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या काम करना है? स्टेप 1, आपको संख्या को प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में तोड़ना है। पावर के फॉर्म में तोड़ लिया। अब उसके बाद क्या काम करना है? पावर का मल्टीप्लीकेशन कर देना, यानी कि पावर में एक जोड़ा a+1, इसमें जोड़ा b+1, इसमें जोड़ा c+1, आपने गुणा कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब कई बार आएगा सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर्स। तो आपको सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या काम करना है? अभी हमने देखा कि मान लो संख्या हमारी यही रह जा रही है, 2 के पावर a, 3 के पावर b और 5 के पावर c। तो आपको क्या काम करना है? अगर सम ऑफ फैक्टर्स कहीं पूछा जाए तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? आप a दिख रहा है, ठीक है, अब 2 के पावर 0 से शुरू करो। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, डॉट 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 2 के पावर a तक आओगे। फिर ऐसे 3 में भी 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, डॉट 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 3 के पावर b तक आओगे। ऐसे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 प्लस डॉट 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 5 के पावर c तक आओगे। इनका गुणनफल जो होगा यही हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा वो नहीं है, जैसे मैं 12 ले रहा हूँ कोई संख्या, ठीक है, तो 12 का अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया और 12 हो गया। ये 12 के फैक्टर। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूं तो देखो 1 3 3 6, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? 6। और सम ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? देखो 12 6 18, 4 22, 3 25, 2 27, 1 28। अब हम देखते हैं क्या फॉर्मूला सही है या नहीं। मैं क्या काम करता हूँ, देखो 12 को सबसे पहले क्या काम करोगे? प्राइम फैक्टराइज करोगे। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3, यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3। इस फॉर्म में आ गया। अब आपको मैंने क्या बताया कि आपने जब इस फॉर्म में तोड़ लिया तो पावर में एक जोड़ दो। पावर में एक जोड़ दिया तो 2 के पावर 2 + 1 3, और यहाँ पे 1 + 1, तो दोनों का गुणा कर दो। यही तो बताया मैंने, गुणा कर दो तो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 6, जो कि बिल्कुल सही। अब सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपने कहा ये फॉर्मूला लिख लेना कहीं पे, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना आप कहीं पे। फिर मैं सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए मैंने क्या बताया कि आप क्या काम करोगे? गिनती गिनना शुरू करोगे। देखो 2 के पावर 2 था तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 तक जाओगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर 3 के पावर 1 ही है तो 3 के पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 3 के पावर 1 पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे नहीं जा सकते जितना पावर। तो आपने कहा यहाँ पे कितना हो गया? 2 के पावर 0, किसी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। 2 के पावर 1 2, और प्लस 2 के पावर 2। ऐसे 3 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, प्लस 3 के पावर 1, तो ये कितना हो गया? 4 2 6 1 7, और गुणे 3 1 4, 7 चौक 28। हमने अभी देखा सम ऑफ फैक्टर्स क्या है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर। अब कई बार क्या है, एसएससी इतनी चालू चीज है, कई बार क्या होगा आपके एग्जाम्स में कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछ लेगी। अब क्या करोगे मेरे भाई? और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ लेगी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। अब ये कैसे निकलेगा, ठीक है। अब हम संख्या ले लेते हैं 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c, ठीक है, कोई 7 के पावर ले लो, कुछ भी दो लो ना लो, मतलब बस नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। देखो आखिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे। तो आपको क्या काम करें? इवन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इवन होने के लिए किसी भी संख्या को इवन होने के लिए उसमें 2 होना चाहिए, यानी कि 2 से कटना चाहिए। यानी कि जैसे अभी तक जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते थे तो सबके पावर में एक 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 जोड़ते थे, बट जब हम इवन फैक्टर्स निकालेंगे मेरे भाई तो 2 के पावर 0 जिस संख्या में होगा वो तो इवन हो नहीं सकता। यानी कि अब क्या काम करना पड़ेगा? थोड़ा सा करामात करो कि बाकी सबके पावर में एक एक ऐड कर दो। जब 3 के पावर में ऐड कर दिया, 5 के पावर में ऐड कर दिया, पर 2 का पावर उतना ही रखो, यानी कि 2 का पावर उतना ही रखो, और बाकी सबके पावर में एक एक ऐड कर दो, तो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, बाकी सबके पावर में एक एक जोड़ के वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी सबका गुणनफल कर देंगे, तो आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या काम करोगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या काम करोगे?
अब जैसे यही संख्या थी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना है, ऑड फैक्टर्स कौन सा होगा जिसमें दो आएगा, क्या वो ऑड फैक्टर होगा? नहीं। तो दो वाला टर्म जो दिख रहा है उसको पूरा पूरा छोड़ दोगे, यानी दो वाला टर्म जो ये दिख रहा था इसको पूरा पूरा छोड़ दोगे, तो जो बचेगा, बचा कितना? 3 की पावर बी 5 की पावर सी, यही तो बचा हमारी संख्या। अब इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? और में एक जोड़ा इधर, देखो पावर में एक जोड़ा इधर, पावर में एक जोड़ा इधर, और दोनों का गुणा कर दिया। यानी आपको क्या काम करना है, जैसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में दो के पावर में आपको क्या नहीं करना है, +1 नहीं करना है, दो की पावर में, दो की पावर में अगर +1 किया तो आपका खत्म, वहीं पे गलती कर दी। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में दो की पावर नहीं लेनी है, बस इतना कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आपको पता चल गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, जैसे एक संख्या लेता हूं मैं 24, राइट। अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं, एक हो गया तो 24 भी हो जाएगा, एक हो गया तो 24 हो गया, दो हो गया तो 12 हो जाएगा, तीन हो गया तो 8 हो जाएगा, चार हो गया तो 6 हो जाएगा, और बाकी कोई फैक्टर नहीं, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने देखा 8, ठीक है। अब मैं इस पे कैलकुलेट करूं, 24 को सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, किसमें? प्राइम नंबर्स के फॉर्म। तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं, इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालता हूं। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे मेरे भाई? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए आपको क्या काम करना है, 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, और 3 की पावर में, बाकी सबकी पावर में एक एक जोड़ सकते हो, बट 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ना है। तो 2 की पावर 3 है, 3 को 3 लिख लिया, और इसके पावर में एक जोड़ देंगे, यानी कि 3 की पावर 1 था, तो एक में एक जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6 फैक्टर्स हो जाएंगे जो इवन है। देख लेते हैं क्या 6 फैक्टर इवन है, 2 4 12 16 18, ये देखो 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इवन, ठीक है। अब ऑड फैक्टर्स देख लेते हैं, ऑड फैक्टर्स के लिए मैंने क्या बताया था, दो वाली पावर छोड़ दो, और बाकी 3 के पावर 1 के कितने फैक्टर होंगे, आपने कहा पावर में एक जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 1 लेकिन 2 हो गया, तो आपने कहा इसके कितने ऑड फैक्टर्स हो गए, एक और 3, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ गया, नंबर ऑफ ऑड। अब देखो यहां पे एसएससी चालू चीज है, अब वो पूछेगी सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर। हम दो, एक चीज बताओ, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकले, अभी हम जब सम ऑफ फैक्टर्स निकालते थे तो हम क्या काम करते थे, पावर 0 से स्टार्ट करते थे, ए तक जाते थे, ऐसे पावर 0 से स्टार्ट करते थे, डी तक जाते थे। अब इवन देखना है तो क्या किसी इवन संख्या में 2 की पावर 0 पॉसिबल है? नहीं, यानी आपको 2 की पावर को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और ए तक चले जाओ। बाकी सबका सेम प्रोसेस रखो, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, डॉट 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 3 के पावर बी, ऐसे 5 के पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, डॉट 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 5 के पावर सी। आपको बस ये ध्यान रखना है इवन फैक्टर का सम निकालने के टाइम कि आपको 2 की पावर 1 से स्टार्ट करनी है, बाकी सबके 0 से। अब इसका हम ऑड फैक्टर्स का ऐसे सेम चीज देख लेते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स में क्या काम करना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए 2 की पावर को इग्नोर कर देना है, 2 की पावर को इग्नोर कर देना। तो 2 के पावर ए था, इग्नोर कर दो, बाकी बचा कितना, 3 के पावर बी। तो 3 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, डॉट 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 3 के पावर बी, इंटू 5 के पावर 0 प्लस डॉट 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 5 के पावर सी, 5 के पावर 0 डॉट 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 5 के पावर सी, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमने कहा 24 ही हम ले लेते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते हैं। देख लो इवन फैक्टर्स को मैंने हाईलाइट कर दिया, तो 2 4 6 6 12 8 20 12 32 और 24 56, यानी 56 इसके इवन फैक्टर्स का सम है। ऑड फैक्टर्स का सम 4। अब देखो इवन फैक्टर्स का सम निकालने जाए, इवन फैक्टर्स के सम में मैंने आपको क्या बताया, हमने कहा कि 2 की पावर 1 से स्टार्ट करोगे, 24 को हमने क्या लिखा था, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 से स्टार्ट करोगे, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, 3 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 3 से हमें कोई मतलब नहीं। अब देख 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 के पावर 0 और 3, 1 3 4, 4 गुणे 14, बिल्कुल सही। सिमिलरली 3 के पावर 2 के पावर को इग्नोर कर दो, अब 3 के पावर 1 बचा, 3 के पावर 1 का अगर सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो 0 से स्टार्ट करोगे, 1 तक जाओगे, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, 1 3 4, तो आपका 4 इसका सम होगा। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप एक फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आपको पता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स माइनस सम ऑफ इवन करेंगे तो सम ऑफ ऑड आ जाएगा। सम ऑफ ऑड अगर सम ऑफ इवन घटा देंगे सम ऑफ ऑड, सम ऑफ ऑड घटा देंगे तो सम ऑफ इवन आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो अब एक चीज याद रखना, ठीक है, डिविजिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अच्छा डिविजिबिलिटी अभी छोड़ो, आपने एक चीज देखा होगा कि कोई कोई संख्याएं लिखी रहती हैं। जैसे आपके एसएससी एग्जाम में 1001 बहुत बार लिखा मिलेगा आपको। एबीसी एबीसी के फॉर्म में संख्याएं बहुत लिखी मिलेंगी। और एक चीज और, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। 1001 और एक, देखो 1001 एक ऐसी संख्या है जो 7, 11 और 13 तीनों से कटती है। देखो 7 गुणे 11 77 और 77 गुणे 13 1001 होता है, ठीक है। तो इसके आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने जाओगे तो बहुत सारे आएंगे। बहुत सारे किसे, देखो इसको हमने प्राइम फैक्टराइज किया 7 के पावर 1, 11 के पावर 1, इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे? सबके पावर में एक 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 जोड़ के गुणा कर दो तो एक एक दो एक एक दो एक एक दो, यानी कि 8 फैक्टर्स इसके होंगे, ठीक है। कौन कौन से? देखो एक 1001 हो जाएगा, एक 7 ले लेंगे तो 11 गुणे 13 हो जाएगा, एक 11 ले लेंगे तो 7 गुणे 13 हो जाएगा, एक 13 ले लेंगे तो 7 गुणे 11 हो जाएगा। तो देखो 8 फैक्टर्स इसके होंगे। अब एबीसी एबीसी कोई संख्या किसी भी, देखो कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स लो, कोई भी एबीसी कैन बी एनी रैंडम नेचुरल नंबर्स 0 से 9 के बीच की, ठीक है। 0 से 9 कैसे 0 से 9 के बीच की नहीं, आपको यह ध्यान रखना है कि 1 से 9 के बीच की कोई सी संख्या उठा ले, उसको अगर 3 बार, जैसे 2 बार लगातार लिखें जिस ऑर्डर में, जैसे मान लो 5 4 9 लिखा है फिर 5 4 9 लिख दो, तो ये संख्या हमेशा 1001 से डिविजिबल होगी, ये ध्यान रखें। अगर किन्हीं भी तीन, जहां पे ए बी सी क्या है, ए बी सी तीनों 0 से लेके 9 के 1 से लेके 9 के बीच की संख्याएं हैं, अगर तीन संख्याओं को 2 बार क्रमागत लिख दिया जाए, यानी एबीसी के फॉर्म में लिख दिया जाए जहां पे एबीसी 1 से 9 के बीच की संख्या है, तो ये हमेशा 1001 से कटेगी। जैसे मैं कह दूं 236 लिखी है तो क्या 1001 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। तब 1001 से कटेगी तो 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, ठीक है, क्योंकि इससे कटेगी तो इससे कटेगी और इन तीनों से कट रही है तो इससे कटेगी। क्लियर हो गया? तो आपने कहा कि 236 अच्छा, अब इसका फैक्टर क्या होगा? आपको एक चीज और लिख लेना है कि एबीसी अगर कहीं लिखा है तो आप क्या काम करेंगे? एबीसी गुणे 1001, ये इसके फैक्टर्स सबको पता होना चाहिए कि अगर आपको कहीं लिखा एबीसी तो आप कहेंगे एबीसी गुणे 1001 कर देंगे तो एबीसी आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या में, किसी भी तीन कोई संख्या लिखिए 8 9 7 लिखिए, इसमें अगर मैं 1001 से गुणा करूं तो क्या आ जाएगा? 8 9 7। कई बार देखा होगा आपने, लोग जादू दिखा रहे होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि किन्हीं भी तीन प्राकृतिक संख्याओं को अगर बगल बगल में 2 बार लगातार लिख दिया जाता है तो वो 1001 से कटेंगे और दूसरा एबीसी से भी कटेंगे। क्लियर हो गया? तो ये बहुत काम आने वाली चीजें, ठीक है। तो आपसे कई बार ऐसे पूछ लेगा, मान लो पूछ लिया 492 का फैक्टर इनमें से कौन सा होगा? 77, 33, 91 और नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ द अबव। आपने कहा अगर ये 492 तो 1001 से कटेगी, 1001 7 11 13 तीनों से कटता है तो 7 11 से कट रहा है, 77 से 11 और 13 से कट रहा है, देखो 7 11 13 से कट रहा है। अब आपने कहा 7 11 से कट रहा है तो ये 91 से कटेगा, बिल्कुल 13 से 91 से कटेगा। 33 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा। ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव ये भी गलत है। तो आपका एक ही, चाहे 77 चाहे 91 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बस पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। क्लियर हो गया? बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है, चलो बहुत सुंदर। अच्छा अब एक चीज और, अगर कहीं पे लिखा है 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब कई बार ऐसा लिख देंगे, जैसे अभी हमने देखा 1001, ठीक है। अब ऐसे 1 1 1 1 1 1, तो आपने कहा ये किससे कटे? आपने कहा ये तुरंत 1 1 1 3 बार लिखा तो 111 गुणे 1001 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 101। अब 111 भी एक ऐसी संख्या है जो 3 और 37 से कटती है, 3 और 37 से कटती है। तो आपने कहा कि अगर 3 से कट रहा है, 37 से कट रहा है, तो अपने आप ये आराम से आप जान पाएंगे कि ये 3 से कट रहा है, ये 37 से कट रहा है, ये 1001 यानी कि 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 13 से कट रहा है।
तो कई बार लोग पूछते हैं कि 111 के फैक्टर कैसे पता चल गया। पहला कॉन्सेप्ट हमने लगाया कि 1001 से कटेगा, 1001 से कटने के बाद 111 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एबीसी 1001 से डिवाइड करने के बाद क्या देती है? एबीसी देती है। तो एबीसी यहाँ पे तीनों एक एक एक। अब हमने कहा 111 के फैक्टर 3 और 37, 1001 के साथ 11 13। सिंपल सी बात, ये समझ में सबको आ गई होगी। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कुछ कुछ। देखो, आपने देखा होगा कि ठीक है, पहले ये एक चीज देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी पहले करें। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाद में करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है रिकरिंग डिजिट, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, आपने देखा होगा अगर मान लो 1.2222222 लिखा है ऐसे इनफाइनाइट है, तो हम इसको लिख देते हैं 1.2 के पावर बार, या टू पर बार, टू के पावर नहीं होता, टू पे बार, टू पे पावर, टू पे पावर नहीं, टू बार का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टू बार का मतलब ये होता है कि दो अशांत, अशांत हो चुका है। अशांत मतलब बार बार आ रहा है, अशांत उसी को तो बोलते हैं। ये कहते हैं भूत अशांत हो चुका है, इसका मतलब भूत बार बार आ रहा है। तो आपने कहा कि दो बार बार आ रहा है, इसका मतलब दो अशांत हो गया। अब 1.2 बार को भिन्न में कैसे बदलेंगे ये समझते हैं। ठीक है, अब भिन्न में बदलने के लिए क्या, कोई भी संख्या है, मान लो x बार है, इसको भिन्न में बदलना है तो x बटे 9 कर दो। सिंपल सी बात है, ये आपका अपने आप हो जाएगा। तो हमने 1.2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 बार। और आपने कहा कि अगर 0.x बार है तो x बटे 9 हो जाता है, तो ऐसे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2/9, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2/9। ये क्लियर सी बात हो गई, ये क्लियर सी बात हो गई, क्लियर हो गया। चल, अब ऐसे कई बार क्या आएगा कि मान लो मान लो कि 0.12 इस पे बार, इसको डेसिमल में बदलो, तो आप क्या काम करोगे? आपको क्या काम करना है? अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो आपको क्या काम करना है? आपको क्या काम करना है? ये संख्या लिखनी है, ये संख्या लिख लेनी है। बार लगा है नहीं लगा उससे कोई मतलब नहीं, आपको ये पता चल गया। अच्छा, चले पहले ये देख लेते हैं कि जैसे 0.12 पे बार, 2 पे बार है 1 पे नहीं है, तो आपको ये संख्या लिख ली 12 माइनस, क्या काम करना? 12 माइनस, जिस पे बार नहीं लगा वो घटाओ। एक मिनट। कितने अंकों पे बार लगा है? एक पे, उतनी बार जीरो। और कितने अंक पे बार नहीं लगा है? यानी आपका 12 माइनस 1 11/90 हो गया। 11/90। अब देखो, अगर मैं यहां से काटूं तो ये 1 हो गया। अब 1.1/9 यानी कि मैं डेसिमल लगाऊंगा, तो ये बच गया, हो जाएगा 11। 9 एकम 9, 2 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी ये कितना हो जाएगा 0.12 पे बार। तो चाहे ऐसा दिया रहे तो ऐसे कैसे बदलेंगे, ऐसा दिया रहे तो ऐसे कैसे बदलेंगे, ये सबको पता चल गया, क्लियर हो गया। यानी कि आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाना है, ये सबको पता चल। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, 0.431 बार। अब इसको कैसे करेंगे? आपने कहा 431 लिखेंगे, 4 घटा देंगे, बटे कितने अंकों पे डेसिमल बार है? 2 पे, तो 2 बार 9, और जिस पे बार नहीं है 0, यानी 427/990 आपका उत्तर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, ये बेसिक सी चीज हो गई, बेसिक सी चीज हो गई, सबको पता चल गया। अब हम आते हैं कि नंबर और डिविजिबिलिटी क्या होता है। अच्छा, डिविजिबिलिटी से पहले हम जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखो, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो ऐसी संख्या जो ए और बी की टेबल में लोवेस्ट आती है, यानी कि सबसे छोटी संख्या, मान लो एलसीएम एल है, तो एल वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इसके और इसके दोनों के टेबल में आएगी। ठीक है, देखो अगर मैं कहूं कि 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम का मतलब क्या हो गया? 2 के टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, डॉट डॉट डॉट, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, डॉट डॉट डॉट, ऐसे होता है। 3 का टेबल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, डॉट डॉट डॉट। अब देखो, आपको कहा गया एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों के टेबल में आती है। दो कोई सबसे छोटी संख्या इन दोनों में कॉमन कौन सी दिख रही है? 6 दिख रही है, 12 भी। लेकिन एलसीएम क्या होगा? जो सबसे छोटी संख्या इन दोनों के टेबल में दिख जाए वही एलसीएम होगी। ठीक है, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में? एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों से सबसे छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से डिविजिबल है, एलसीएम होती है। अब आपको एक चीज बता दूं, जैसे मान लो पहली संख्या n1 दी गई, 2 के पावर a, 3 के पावर b, 4 के पावर c। ठीक है, ठीक है। अच्छा, n2 दूसरी संख्या दी गई, 2 के पावर a-2, 3 के पावर b+3 और इंटू 4 के पावर c+1। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल।
तो एलसीएम के लिए क्या काम करना है, दोनों सबकी पावर कंपेयर करेंगे, सबकी पावर कंपेयर करेंगे। तो देखो 2 की पावर ए, 2 की पावर ए माइनस 2, छोटा क्या है, ए या ए माइनस 2, आपने कहा ए माइनस 2। लेकिन आप देखिएगा, अच्छा पहले इतना समझ लिया, अब एचसीएफ भी समझा दे तो फिर इससे दोनों चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एलसीएम समझ में आया, दोनों के टेबल में आने वाली सबसे छोटी संख्या। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड करती है। मान लो ए और बी दो संख्या है, मान लो कोई एच ऐसी संख्या जो ए को भी डिवाइड करती है और बी से, और एच से बड़ी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जो ए और बी को डिवाइड करे, तो वो एचसीएफ हो जाएगी। एच से बड़ी कोई ऐसी संख्या पॉसिबल नहीं है जो ए और बी दोनों को डिवाइड करे, तो एच इसकी एचसीएफ हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं कहूं कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, आपने कहा 2 के पावर ए, 2 के पावर ए माइनस 2, दोनों के पावर को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा वाला पावर होगा वो लिखते चले जाएंगे, 2 के पावर ए, 3 के पावर बी, 3 के पावर बी प्लस 3 में 3 के पावर बी प्लस 3, सी 4 के पावर, ये 4 नहीं था 5 था, सॉरी प्राइम फैक्टराइज करा है ना, तो ये 4 नहीं था 5 था, 5 पावर सी, 5 पावर सी प्लस 1, 5 पावर सी प्लस, ये इनका एलसीएम होता है। एलसीएम के लिए दोनों में पावर का कंपेयर करेंगे, बड़ी वाली पावर उठाते चले जाएंगे, वो एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में उल्टा, 2 के पावर ए, 2 के पावर ए माइनस 2, पावर कम कहां पे है, 2 के पावर ए माइनस 2, 3 के पावर बी, 3 के पावर 3 प्लस 3, पावर कम कहां पे, 3 के पावर बी, और 5 के पावर सी, 5 के पावर सी प्लस 1 में पावर कम कहां पे है, तो जिसका पावर, जो पावर कम होगा वो एचसीएफ में आ जाएगा, जो पावर हाई होगा वो एलसीएम। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग कहें, यहाँ पे मान लो 7 के पावर 9, 7 के पावर डी होता, यहाँ के 7 पावर नहीं था, तो 7 के पावर अगर यहाँ नहीं था तो 7 के पावर 0 मान सकते हैं। अब 7 के पावर डी, 7 के पावर 0 में कौन सा बड़ा है, 7 के पावर डी, तो एलसीएम में 7 के पावर डी आता और एचसीएफ में 7 के पावर 0 आ जाता। तो ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ का। एक कॉन्सेप्ट हो जाना कि अगर दो संख्याएं ए और बी, ठीक है, दो संख्याएं ए और बी है, उनका एचसीएफ एच है, ठीक है। पहले ऐसे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, दो संख्याएं ए और बी, ठीक है, इनका एलसीएम एल है, एलसीएम एलसीएम लिख ले रहा हूं, एचसीएफ एचसीएफ है, तो आप कहेंगे कि a इंटू बी यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का, अगर दो संख्याएं दे दी जाए, उनका एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ निकल जाएगा, अगर एचसीएफ दे दिया गया एलसीएम निकल जाएगा। यानी इन चार चीजों में से कोई तीन चीजें दे दी जाए तो आप बाकी की चीज आराम से निकाल लोगे, क्योंकि संख्या 1 गुणे संख्या 2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझना, अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, उनका रेशियो ए रेशियो बी है। रेशियो क्या होता है, जो उनका शॉर्टेस्ट यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि मान लो 11 और 27 का सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। बट अगर 12 और 27 की बात करो तो 3 चौको 12, 3 9 27, यानी इनका को प्राइम नंबर के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में तोड़ दो, रेशनल नहीं को प्राइम नंबर मतलब भिन्न में, ऐसे फॉर्म में तोड़ो जो किस फॉर्म में हो, को प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है और उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी रेशियो है ए रेशियो बी है, तो पहली संख्या एच ए होगी और दूसरी संख्या एच बी होगी। पहली संख्या एच ए, दूसरी संख्या एच बी, और इनका एलसीएम एच इंटू ए इंटू बी, ठीक है, एच इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब एक चीज और देखना, यहां से और चीज समझना कि दो को प्राइम नंबर अगर है, को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एलसीएम, मान लो 2 को प्राइम नंबर्स ए और बी हैं, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी, और उनका एचसीएफ क्या होगा, 1। ये याद रखना कि अगर दो सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम ए गुणे बी होगा और एचसीएफ 1 होगा। सिंपल सी बात, सबको समझ में आ गई, बहुत सुंदर बात है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी पे थोड़ी सी, ठीक है। ये सारी चीजें अभी आपको जहां जहां मुझे जो याद आता रहेगा वो बताता रहूंगा। देखो डिविजिबिलिटी बात करते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यह है कि कोई संख्या 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों का योग 3 से कट रहा है। सेम कॉन्सेप्ट 9 के लिए अप्लाई होता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो 9 से भी पूरी कटेगी। जो 3 का रूल है वही 9 का है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगी। सिमिलरली अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो 9 से कटे। क्लियर हो गया। अच्छा 4 का, अगर लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या, लास्ट 2 डिजिट बोले तो अगर कोई संख्या है मान लो 592 24, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 24 अगर 4 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी, अदरवाइज नहीं। 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5। 6 से कटने का
6 से कटने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या 2 से कट रही है यानी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, ठीक है जी। अब कोई कहेगा 10 है, 10 नहीं हो सकता कि, और वो संख्या के सम ऑफ डिजिट्स जो है, सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से कट रहे हैं तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल इवन होना चाहिए, 3 का सम ऑफ डिजिट, 4 का लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या, 5 के लिए यूनिट डिजिट 0, 5 हो, 6 के लिए यूनिट डिजिट से कोई मतलब नहीं, वो 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए, आप जानो। 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा टफ है, ठीक है, 7 पहले मैं अलग लिख दे रहा हूं, अभी बताता हूं वो भी, टफ अब कुछ नहीं है, आसान। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जैसे 4 के लिए लास्ट, 2 के लिए यूनिट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 8 से कट रही है, ठीक है, तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। 9 का मैंने बता दिया, 10 के लिए यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 का भी अलग है, ठीक है, बात कर लेंगे 13 का भी। 12 का तो अगर 12 की बात करेंगे तो 3 से कट रही हो, 4 से कट रही हो, ठीक है, 12 का हो गया, 13 का और 14 का 2 और 7 से कट रही हो, 15 का 3 और 5, बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है, बस 7, 11, 13 जान लेते हैं, ठीक है। 7, 11, 13 से अभी हमें कुछ याद आया, हमने कहा था बिल्कुल 7 गुणे 11 गुणे 13 से 1001 बनता है। तो अगर 7 से कटना है, 11 से कटना है, 13 से कटना है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, आप अगर तीनों से कट रहा है तो ये 1001 से कटेगा। ये तो हमारा अभी को कॉन्सेप्ट है जो रिवाइज कर रहा है। तो देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है कि अगर कोई संख्या, ठीक है, हाँ देखो 7 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक होता है, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट बताऊं, कि मतलब ये कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते बट ये ऐसे मान सकते हो कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल, मान लो कोई संख्या लिखी है 5, 4, 2, 7, 6, 8, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, यूनिट डिजिट उठाना है, यूनिट डिजिट यानी कि 8 उठाएंगे, 8 का 2 गुना करेंगे 16, इसमें से घटा देंगे, फिर जो संख्या आएगी, मान लो संख्या आई 5, 4, 2, 6, 0, ठीक है, यही तो आएगी। फिर जीरो उठाएंगे, जीरो का यूनिट डिजिट 2 गुना करके इसमें से घटा देंगे, फिर ये संख्या आ जाएगी, इसका 6 का 2 गुना 12 इसमें से घटा देंगे, 530 हो जाएगा, फिर 0 का 2 गुना इसमें से घटा देंगे, फिर 3 का 2 गुना घटा नहीं सकते, अब 53, 53 क्या 7 से कट रहा है, नहीं, 7 सत्ता 49, 4 53, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, आप डिवाइड करके देख लो, 7 सत्ता 49, 5 52, 7 सत्ता 49, 3 37, 7 पचे 35, 2 26, 7 21, 5 58, 7 8 56, शेषफल 2 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी, मान लो इसको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो आप क्या काम करेंगे, अल्टरनेट डिजिट का सम ले लेंगे, यानी कि y प्लस ए प्लस सी। अब ऐसे क्या बचेगा, x प्लस जेड प्लस बी, हमने क्या किया, एक एक अंक छोड़ के सम ले लिया और इनका डिफरेंस ले लो, y प्लस ए प्लस सी जो आया था और x प्लस जेड प्लस बी, इनका डिफरेंस ले लो। अगर इनका डिफरेंस 0 है, 11 के टेबल का है, या 0 होना चाहिए 11 के टेबल का, तो ये कटेगा, अदरवाइज 11 से नहीं कटेगा। और 13 से डिविजिबिलिटी का मतलब रूल बताना मेरे हिसाब से ठीक है, बट अगर आप मतलब ऐसे समझो कि, बता ही देता हूं, 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप क्या काम करो, जैसे देखो मान लो कोई संख्या है 1928, 1928, अब आप क्या काम करोगे कि लास्ट वाली संख्या पे फोकस करो, लास्ट वाली संख्या यानी यूनिट डिजिट, जैसे 7 में हम क्या काम करते थे, यूनिट डिजिट उठाते थे, उसका 2 गुना करके इसमें से घटाते थे, वैसे अगर 1928 में यूनिट डिजिट, ये 13 के डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, 13 का डिविजिबिलिटी की बात करें तो कोई संख्या लेंगे, उसका लास्ट डिजिट उठाएंगे, उसका 4 गुना कर देंगे, 8 चौको 32, 32 को क्या काम करेंगे, 32 को क्या काम करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 32 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 224, फिर सिमिलरली लास्ट उठाया, इसका 4 गुना क्या 16, इसमें जोड़ दिया, ये 38 आ गया, ठीक है, 8 का 4 गुना 32, 32 3 में जोड़ दिया 35 हो गया, क्या 35 13 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये 13 से संख्या कटेगी नहीं, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, 13 एकम 13, 6 62, 13 पचे 65, 13 चौको 52 और 10 108, 13 अट्ठे 104, क्या कट रहा है, नहीं कट। तो आपको क्या काम करना है, यूनिट डिजिट 13 का क्या है, यूनिट डिजिट उठाओ, उसका 4 गुना करो और रिमेनिंग संख्या में जोड़ दो, फिर ऐसे ही करते जाओ जब तक आपको करने का मन हो। अदरवाइज मेरा कहना है कि भैया देखो 11 तक आप खुश रहो, 13 की जैसे बात आए 7 की आए तो ऐसे डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है। अदरवाइज ये करने जाओगे, ये बस एक मेथड बना दी गई है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, मतलब इसकी कोई जरूरत भी है, ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इसकी कोई जरूरत है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देख लेते हैं कि 17 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है,
मान लो 17 का भी डिविजिबिलिटी रूल कई बार लोग पूछ लेते हैं। आपको क्या काम करना है, फिर से यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। जैसे 7, 13 और 17 में यही यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यूनिट डिजिट का 5 गुना लो, यूनिट डिजिट का 5 गुना लो और रिमेनिंग संख्या में से घटा दो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 289 ले लिया, ठीक। अब 289 का क्या काम कर, 289 का क्या काम कर, 9 का 5 गुना ले लो, 9 का 5 गुना 45, 45 28 में से घटा दो, कितना है -17। क्या -17 17 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 578 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो 8 यूनिट डिजिट, इसका क्या कितना गुना करोगे, 5 गुना, 8 पंचे 40, 40 किस में से घटाना है, बची हुई संख्या में से। 57 में से 40 घटाओगे 17, 17 क्या 17 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये संख्या कटेगी। नहीं कटता, नहीं कटता। ये 17 से डिवाइड, मुझे लगता है इतना झाम झाम करने से बढ़िया 17 तिया 51, 17 चौको 68 करना ज्यादा आसान है। बड़ी संख्या आएगी तो वैसे भी आप ये करते रह जाओ, तो बस ये बताने के लिए था, ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। चलो अब डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी हो गई। अब कॉन्सेप्ट समझो कि अगर कोई संख्या ए वो बी से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या ए है जो बी से डिविजिबल है, ए में किसी संख्या को गुणा कर देंगे तो भी बी से डिविजिबल रहेगी, यानी ए के भी बी से डिविजिबल होगी, पहली चीज, ठीक है। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट, अगर ए बी से डिविजिबल है और बी सी से डिविजिबल है तो ए भी सी से डिविजिबल होगी, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया। 12 से 12 4 से डिविजिबल है और 4 2 से डिविजिबल है, तो 12 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं 25 5 से डिविजिबल है, तो 25 में कुछ गुना कर लो, 75 3 गुना कर लिया, यानी की वैल्यू 3, 75 भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट देखो। अब देखो अगर कोई संख्या है ए और बी, अगर ए बी से डिविजिबल है और बी ए से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर बी, ठीक। एलसीएम एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज और बता दूं कि अगर दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याएं ए और बी, ठीक है, अगर ए बी से पूरी पूरी कट रही है तो एलसीएम इनका ए हो जाएगा, यानी बड़ी वाली संख्या। अगर दो संख्याएं दी गई, दो संख्याएं दी गई, आपको दो संख्याएं दे दी गई, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से कट रही, तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो एलसीएम हो जाएगी, यानी ए एलसीएम हो जाएगी। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, तो आपने कहा ए अगर बी से पूरी पूरी कट रही है तो आपने कहा ए बड़ी संख्या होगी, ए एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ छोटी वाली संख्या हो जाएगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो, चलो अब एक चीज और देखो, अगर मान लो ए कोई संख्या है जो बी से डिविजिबल है और सी कोई संख्या है जो डी से डिविजिबल है, समझो अगर ए कोई संख्या बी से डिविजिबल है, सी कोई संख्या डी से डिविजिबल है, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि ए सी जो होगा वो बी डी से डिविजिबल होगा। चलो देख लेते हैं कैसे। मान लेते हैं एक 12 है, ये 2 से डिविजिबल, सी 21 है जो 7 से डिविजिबल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो 12 और 21 का, 12 21 12 गुणे 21 और ये 2 गुणे 7, 7 तिया 21 2 छके 12 6 तिया 18, यानी कट गया पूरा पूरा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि ए बी से डिविजिबल है, सी डी से डिविजिबल है, तो ए सी बी डी से डिविजिबल हो। सिंपल सी बात, ये सारी कॉन्सेप्ट है जो आपको करने आने चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। चलो अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अच्छा, अगर आपसे कई बार अभी क्या पूछता है कि हाईएस्ट पावर क्या होगा, किसी संख्या का हाईएस्ट पावर क्या होगा जो किसी संख्या n को डिवाइड करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि पूछा गया कि हाईएस्ट पावर कोई प्राइम नंबर है ए का हाईएस्ट पावर क्या होगा जो किसी संख्या n को डिवाइड करता है, तो आपको n को नहीं, फैक्टोरियल n को मान लो, n 50 का फैक्टोरियल 100 का, हाँ, कहा गया हाईएस्ट पावर क्या होगा जो n के फैक्टोरियल को डिवाइड करता है। तो आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, उठाना है किसको, n फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल आपसे पूछा गया, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल मतलब होता है n से शुरू करो फिर एक एक कम करते रहो, n-1 n-2 n-3, तो कहां तक जाना है, 3 डॉट 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 3 आएगा, ऐसे 2 आएगा, ऐसे 1 आएगा। तो हम अगर उल्टा ना पढ़ के सीधा पढ़े तो 1 से लेके n तक सभी संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। चलो और एक चीज और पता होना चाहिए कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको n इंटू n-1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो n-1 से अगर हमें 1 तक गुणा कर डालेंगे तो जैसे n से 1 तक गुणा करते थे तो n फैक्टोरियल होता था, तो ऐसे n-1 से गुणा करेंगे 1 तक तो n-1 फैक्टोरियल। तो ये कुछ बेसिक चीजें थे जो इस पे आते हैं। अगर पूछा जाए कि कोई प्राइम नंबर से ए, प्राइम नंबर है ए, इसका कौन सा हाईएस्ट पावर n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, तो आपको क्या काम करना है, n उठाना है बटे ए लिख लेना है प्लस n बटे ए स्क्वायर लिख लेना है,
प्लस एन बटे ए क्यूब लिखना है, डॉट डॉट डॉट, जहां तक आपको लगे कट जाएगा। ठीक है, क्या मतलब, जैसे मान लो, ये पूछे कि 1240 को 2 की हाईएस्ट पावर क्या काट देगी। ठीक है, 2 की कौन सी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे मैं इसी पे समझाने के लिए, 1240 को 2 की कौन सी हाईएस्ट पावर काट देगी, तो आप क्या करें, 1240 फैक्टोरियल को, ठीक है, 1240 फैक्टोरियल को 2 की कौन सी हाईएस्ट पावर काट लेगी। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, 1240 फैक्टोरियल को, या 1240 फैक्टोरियल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो 1240 फैक्टोरियल रहने देते हैं। तो आप कहेंगे 1240 बटे 2 यानी कि कितना हो गया 620, प्लस 1240 बटे 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा 310, प्लस 1240 बटे 8, तो इंटीजर वैल्यू लेते जाएंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 155, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करोगे तो 16 16 16 पंचासी 16 छक्के 16 सत्ते 112, और 16 सत्ते 112 यानी 77 कह रहे हो। फिर 77 का आधा, 77 का आधा, 77 का आधा 38, प्लस फिर 38 का आधा 19, फिर 19 का आधा 9, अरे 9 मतलब इंटीजर वैल्यू, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ये जो सम कर देंगे वो 2 की हाईएस्ट पावर होगी जो 1240 फैक्टोरियल को डिवाइड। ये कॉन्सेप्ट आपको देखने में भयंकर लग रहा होगा, बट इसी कॉन्सेप्ट को मैं दूसरे तरीके से, मान लो दे दिया गया 100 फैक्टोरियल को 5 की कौन सी हाईएस्ट पावर डिवाइड करेगी, 5 की हाईएस्ट पावर क्या होगी जो 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। तो मैं क्या कहता हूं कि 5 से 100 को डिवाइड करो, देखो मैंने क्या कहा 100 से 5 को डिवाइड करो, फिर 100 से 5, 100 में 5 के स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर 100 में 5 के क्यूब से डिवाइड करो, तो 100 बटे 5 यानी कि 20, प्लस 100 बटे 25 4, और ये कुछ होगा नहीं होगा, यानी कि 24 पावर हो सकती है 5 की मैक्सिमम जो 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करे। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, 5 से क्या काम करो 100 को डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, ठीक है। अब क्या काम करो, पावर को यहाँ पे जो डिवाइड करो यहाँ पे लिखो, और जो बच रहा है उसको बोल दो, यानी कि आपको क्या काम करना है, 5 से 100 को डिवाइड करो 20 आया, फिर 5 से 20 को डिवाइड करो, 5 चौको 20। अब आपको क्या काम करना है, जो भागफल आए जोड़ दो, तो 20 4 24 हाईएस्ट पावर होगी जो 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो, तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगता है आपको बतानी थी। ठीक है, ठीक है, बस ये हो गया, ये हो गया। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी के और कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, डिविजिबिलिटी का और कॉन्सेप्ट, आप एक चीज याद रखना कि पी के पावर रिमाइंडर क्या होता है। अच्छा, पहले एक चीज देख लें कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुणे क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल होता है, धन शेषफल होता है, ये सबको पता है। ठीक, अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर कह दिया जाए कि सक्सेसिव डिवीजन करना है, किसी संख्या को सक्सेसिव डिवाइड करना है, सक्सेसिव डिवाइड करने का मतलब है 5 से मान लो 100 को डिवाइड किया गया, जैसे अभी हम कर रहे थे, तो 5 20वां 100 हो गया, शेषफल 0 है। 5 से फिर किसको डिवाइड करेंगे, भाग, जो भागफल आता जाएगा उसको डिवाइड करते जाएंगे, यानी 5 चौको 20, शेषफल 0। फिर 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन का मतलब आपने किसी संख्या को डिवाइड किया, फिर जो भागफल है उसको फिर से डिवाइड किया, फिर इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। बेसिक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक। अच्छा, शेषफल क्या होता है, शेषफल ये होता है, शेषफल सबको पता है यार, ये तो एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूं कि बहुत बेसिक पे मैं जा रहा हूं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स यानी कि क्या मतलब हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन तक अगर करेंगे तो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अगर मैं कह दूं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर ऐसे निकालने जाए, मतलब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे 14 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर। तो ये क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, अगर 6 यहां पे कर लेना, अगर मैं कहूं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, यानी कि n 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, तो क्या होता है,
आपने स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। आपने सम वाला पढ़ा, आपने कहा बिल्कुल पढ़ा। तो सम वाला फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। स्क्वायर वाला क्या था, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। लेकिन अगर क्यूब की बात करेंगे तो बस इसी फॉर्मूले को ले आएंगे, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। पहला हमने देखा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फिर देखा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फिर हम देखा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का क्यूब, और फिर हम देख रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन, इसको गोले में डाल देंगे, ये होता है फर्स्ट एन नंबर्स, एन इवन नंबर्स, यानी कि पहली एन सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस, अच्छा पहली n सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, n स्क्वायर्स। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन के आता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, संख्या कितनी सम में डिवाइड कर देंगे, तो n इंटू एन प्लस वन इनका टोटल है, अगर नंबर ऑफ नंबर्स यानी कि n से डिवाइड कर देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा, तो एवरेज भी लिख लेना। ऐसे एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बटे n, यानी कि n। ये सब प्रश्न आपके एसएससी में आया है, मेंस में आया हुआ है, समझ रहे हो कैसे कैसे प्रश्न, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं कि भैया एक बात बताओ कि x के पावर m, ठीक है, x के पावर माइनस a के पावर m किससे डिविजिबल होगा, x माइनस a से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। आपने कहा x के पावर m माइनस a के पावर m x माइनस a से हमेशा डिविजिबल होगा, हमेशा डिविजिबल होगा। m की वैल्यू कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, कुछ भी हो, तो x माइनस a से डिविजिबल होगा। क्या x प्लस a से डिविजिबल होगा, x प्लस a से ये तभी डिविजिबल होगा जब m इवन होगा, यानी कि अगर m सम है, अगर m सम है तो x के पावर m माइनस a के पावर m x प्लस a से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर x माइनस a से डिविजिबल होना है तो m की किसी भी वैल्यू के लिए x माइनस a से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा हम देखते हैं, x के पावर m प्लस a के पावर m x प्लस a से डिविजिबल होगा, x प्लस a से डिविजिबल होगा। आप ये याद रखना कि जैसे x पावर m माइनस a पावर m x माइनस a से हमेशा डिविजिबल होता था, वैसे x प्लस a से x पावर m प्लस a पावर m हमेशा डिविजिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना प्लस वाला। अच्छा, जब आप फॉर्मूला भूलने लगो तो क्या काम किया करो, एक्स स्क्वायर माइनस वन a स्क्वायर की बात करो और एक्स क्यूब माइनस a क्यूब, तो यहाँ पे दो भी हुआ तीन भी हुआ, दोनों के फॉर्मूले में x माइनस a आ रहा है, यानी x माइनस a से डिविजिबिलिटी के लिए अगर चेक करना है तो पावर का फर्क नहीं पड़ता। बट आप ये भी याद रखो, अगर आपने कहा कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स होता तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाता, तभी एक्स प्लस ए से डिविजिबल होता, बट ये टू एक्स है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए से डिविजिबल नहीं है, यानी कि जब पावर इवन होगी तब ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि अगर m ऑड है यानी कि पावर विषम है तो एक्स प्लस ए से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया, चारों के समझ में आ गए। आपने कहा x पावर m माइनस a पावर m, x माइनस a से हमेशा डिविजिबल, x प्लस a से तब डिविजिबल जब m इवन, और x पावर m प्लस a पावर m x प्लस a से तब डिविजिबल जब m ऑड। ये सब चीजें लिखते रहना मेरे भाई, ये सब चीजें दिमाग में लिखते रहो, कहीं पे नोट करते रहो, ये एग्जाम से पहले 2 बार रिवाइज करके गया, आपको कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, कई बार क्या जाता है, हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स देख ली, हमने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देख ले, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं, बट इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कोई संख्या n है, इसमें 2 के पावर a लिख दिया गया प्राइम फैक्टर्स के लिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको पता है प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2 के पावर a, 5 के पावर b, 7 के पावर c, और मान लेते हैं 13 के पावर d। अब क्या काम करते हैं, वैसे अगर जनरली देखा जाए तो इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, कितने प्राइम नंबर्स के पावर के रूप में तोड़ा। बट ये क्या काम करते हैं, एसएससी किसको मानती है, अगर वैसे छोड़ो यार, वैसे वाला तो आप कहोगे 4, 2, 5, 7 और 13, इसके सिवा तो कोई प्राइम नंबर है नहीं। बट एसएससी क्या काम करती है, एसएससी कहती है इन सब के पावर a प्लस b प्लस c प्लस d, ये जो होगा ये हो जाएंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जबकि ये गलत है, बट एसएससी यही मान रही है तो यही आप मान लो। क्योंकि देखो, अगर a b c d कर दोगे, क्या 2 के पावर 2, अगर 2 के पावर 2 हो गया तो क्या वो प्राइम फैक्टर है, नहीं है, तो आपको प्राइम फैक्टर तो 2, 5, 7 और 13 ही मिले ना। बट ठीक है,
अगर एसएससी ये मान रही है प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरोज। ये सब कॉन्सेप्ट कोई वो नहीं है, अभी आपने डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो जीरो किससे बनता है? 2 और 5 के एक एक पावर से बनता है। क्लियर? 2 और 5 के गुणनफल से तो मैं एक बात बताओ, किसी संख्या में 2 के पावर 4 है, मान लो ऐसे भूल जाओ, 2 के पावर, अगर मैं कहूं कि 2 के पावर 1 है और गुणे 5 के पावर 1, तो कितने जीरो बनेंगे? 1। अगर मैं कहूं 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 2, तो कितने जीरो बनेंगे? आपने कहा 2 गुणे 5 एक बार जीरो, 2 गुणे 5 एक बार जीरो, यानी 2 बार। अगर मैं कहूं 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, आप कहोगे 3 जीरो। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 है, तो कितने जीरो बनेंगे? आपने कहा कि 10 बनने के लिए 2 और 5 की जितनी कॉमन वैल्यू होगी वही बनेगी। तो 5 के पावर 3, 2 के पावर 4, यानी कि जो पावर में कम होगा, तो जोड़े अगर बनाए 2 और 5 के, तो कितने जोड़े बनेंगे? 3। एक बार 2 अकेले रह जाए, यानी आप कहेंगे तब भी जीरो। तो यानी कि आपको नंबर ऑफ जीरोज के लिए 2 की पावर निकालनी है और 5 की पावर निकालनी है। जिसकी पावर कम होगी उतने नंबर ऑफ जीरोज उसमें होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो आपको क्या काम करनी है? 2 के पावर निकालनी है, 5 के पावर, यानी उसमें 2 के पावर कितना बन रहा है? 5 के पावर, और ए और बी में से जो लोवेस्ट होगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। यानी इफ यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन गिवन इन एंड गिवन एक्सप्रेशन, तो आपको क्या काम करना है? यू हैव टू फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड 5। तो जो पावर होगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। जो भी हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब चलो ये देख लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज इन एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज इन एन फैक्टर, अभी हमने देखा था नंबर ऑफ जीरोज से पहले हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि इसकी कितनी हाईएस्ट पावर होगी जो किसी को डिवाइड करेगी। तो अगर मान लो कोई एन फैक्टर दिया गया है, एन फैक्टोरियल, इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरोज, कुछ लोग इसको, अब देखो कॉन्सेप्ट आपको आता है बट थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हो। नंबर ऑफ जीरोज के लिए आपको पता है कि 2 और 5 की पावर देखनी है, तो आपको पता है कि किसी भी संख्या कोई फैक्टोरियल है तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डॉट 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 3 to 1 तक आएगा। आपने कहा एक चीज बताओ मेरे भाई, मैं कहा क्या? आपने कहा कि इसमें हर दूसरी संख्या पे 2 आ जाएगा। देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 2 पे आया, 4 पे आया, 6 पे, लेकिन 5 हर 5 संख्या बाद आता है, तो ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? 2 की। तो 2 पे ना फोकस करके आप 5 पे फोकस कर लो, क्योंकि 2 की वैल्यू तो ज्यादा है, तो 2 की जितनी पावर होगी उतने तो जीरो हो नहीं सकते, तो आप 5 पे फोकस करो। 5 से यही तो पूछा गया कि 5 की क्या हाईएस्ट पावर, अगर मैं 5 की पावर निकाल लूं कि इसमें कितनी बार आती है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि 2 की पावर तो हमेशा 5 से ज्यादा ही होगी इसमें। तो आपने कहा 5 की कौन सी हाईएस्ट पावर होगी जो n से डिवाइड करेगी। अभी हमने निकाला था, क्या काम कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे और भागफल को जोड़ दे रहे थे, यानी n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब, जहां पे इंटीजर वैल्यू आती रहेगी वहां पे आपका आंसर। जैसे मैं 100 पे बात करूं, तो 100 पे अभी हमने निकाला था, कितने आए थे? 100 पे निकाला था 24 आए। अगर मैं 36 की बात करूं, तो 36 में 5 से डिवाइड करोगे 7, और फिर बच्चे 36 में 25 से डिवाइड करोगे 1, और फिर 36 में 125 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर वैल्यू आएगी, यानी कि 8 हो जाएगी 5 की मैक्सिमम पावर, यानी कि 36 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? ये सब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो सबको पता है। अब बात करते हैं रिमाइंडर की। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर थ्योरम कुछ भी नहीं है, आपको बस बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, कहाँ चला गया? नंबर ऑफ जीरोज हो गया, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, इससे पहले हम लास्ट डिजिट पढ़ लेते हैं। लास्ट डिजिट क्या होता है? देखो, कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट की जब बात की जाएगी मेरे भाई, तो आप हमेशा याद रखना कि यूनिट डिजिट के लिए बस आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अगर मैं कहूं 12 प्लस 24, तो आप यूनिट डिजिट 2 4 6 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 12 माइनस 24, तो 12 में से 24 घटाओगे, या 112 माइनस 24, तो 12 में से 4 जाएगा 8, यूनिट डिजिट। अगर मैं कहूं 112 गुणे 24, तो आप कहोगे 2 चौको 8। अगर मैं कहूं 112 डिवाइडेड बाई 24, तो आप कहोगे फिर डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। बट यूनिट डिजिट के लिए आपको हमेशा किस पे फोकस रह रहा है? आपका यूनिट डिजिट पे। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, अगर 2 के पावर कुछ है, तो 2 के पावर, अगर 2 के पावर कुछ भी है, 2 के पावर, ऐसे देखो, 2 के पावर n है, अब इसका निकालना है आपको। 2 के पावर n है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो n को 4 से डिवाइड करो, n को 4 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 1 आता है, अगर रिमाइंडर 1 आता है, तो यूनिट डिजिट 2 होगा।
अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट 8 होगा, और रिमाइंडर अगर 4 आता है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। यानी कि 2 के पावर अगर कुछ भी है, जैसे मान लेते हैं 2 के पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होगा, आपने कहा 8, तो 2 के पावर 7 का कितना होगा, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 1 4, शेषफल कितना बचा 3, शेषफल कितना है 3, तो मैंने क्या बताया 3 पे यूनिट डिजिट, सिंपल सी बात। अब 2 के पावर 7 का यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 2 के पावर 7, ठीक है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया। अब 3 के लिए बात करें, 3 के पावर n, 3 के केस में यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है। पावर को 4 से डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट 1, 4 से डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट 3, अगर रिमाइंडर 4 नहीं, रिमाइंडर 0, बेसिकली यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 1 2 3 या 0 आ सकता है, अगर रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट 9, अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट 7, यानी कि 2 3 के पावर कुछ भी दे दिया जाए, 3 के पावर मान लो दे दिया जाए, 3 के पावर दे दिया जाए 14, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 2 14, यानी कि 3 के पावर 2, रिमाइंडर कितना है 2, रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया तो 3 दूनी 3 के पावर जब रिमाइंडर 2 होता है तो कितना आता है, देखो जब पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 3, ठीक है, 3 के पावर 14, ठीक है, 3 के पावर 14, देख लेते हैं 3 के पावर 14, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, ठीक है, चलो अब 4 के लिए बात कर लेते हैं। 4 का आपने देखा होगा पावर या तो 4 होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 के पावर n अगर है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अगर पावर n जो है वो इवन है, इवन मतलब कि सम है, तो यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर n ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, जैसे 4 की पावर 1, 4 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट 4, अगर 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, ऐसे करके इवन है। 5 के पावर कुछ भी लगा दिया जाए यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा, 6 के पावर कुछ भी लगा दिया जाए यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, 6 के 36 36, 216, तो ठीक है। 7 के पावर सेम चीज, 7 के पावर n है, यहाँ पे देख लेना 7 के पावर n है अगर, तो आपने कहा 7 के पावर n को पावर को किससे डिवाइड करोगे, देखो या तो 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 3 हो सकता है, और या फिर 1 हो सकता है। 7 के पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 0, ठीक है। 8 के पावर 2 ही हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो 8 के पावर को सिमिलरली 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 या रिमाइंडर 0। 9 के पावर या तो 1 या तो 9, 9 के पावर जब इवन होगा, 9 के पावर जब इवन होगा तो यूनिट ये, और अगर ऑड होगा तो, ठीक है, पावर को 4 से, अब जैसे मैं 8 के पावर 3 लिखता हूं, तो पावर को किससे डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर कितना है 3, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, तो क्लियर। तो आपने देख लिया 2 3 4 5 6, 10 के पावर कुछ भी होगा यूनिट डिजिट 0, बाकी 11 12 13 सबका यूनिट डिजिट यही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यूनिट डिजिट हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट में आपने कहा प्रोडक्ट जो भी निकालना हो, ठीक है। अब आते हैं रिमाइंडर पे, रिमाइंडर हमने कहा था रिमाइंडर करने के, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं। देखो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है मेरे भाई, रिमाइंडर थ्योरम एक कॉन्सेप्ट कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर कोई संख्या लिखी है ए को बी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर R1 आता है, ए को बी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर R1 आता है। कोई संख्या है सी जिसको बी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर R2 आता है, तो ए और सी के सम को अगर बी से, मतलब रिमाइंडर थ्योरम नहीं, पहले रिमाइंडर सीख रहे हो, रिमाइंडर थ्योरम अभी बता रहा हूं। तो ए प्लस सी को अगर बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर R1 प्लस R2 आएगा, या फिर R1 प्लस R2 को बी से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा। जैसे मैं समझिएगा, मैं कह रहा हूं 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है, अगर मैं कहूं 21 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, तो अगर मैं कहूं 12 प्लस 21 को डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, देख लो 12 प्लस 21 35, 33 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे R1 आता है, यहाँ पे R2 आता है, तो A माइनस सी को अगर B से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर R1 माइनस R2 ही आएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो आपको क्या काम करना है, रिमाइंडर थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर P बटे P के पावर n को, P के पावर n को P प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है, P के पावर n को P प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर -1 के पावर n आता है। अगर P के पावर n को P प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर -1 के पावर n आता है।
अब अगर n इवन हुआ तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, और अगर n ऑड हुआ तो रिमाइंडर -1 हो जाएगा। और रिमाइंडर -1 होने का मतलब कि जिससे डिवाइड किया है, रिमाइंडर -1 होने का मतलब जिससे डिवाइड किया है, जैसे p+1 से डिवाइड किया था तो p+1 लिखेंगे और उसके बगल रिमाइंडर -1, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे 3 के पावर 81 लिखा है और इसको 8 से डिवाइड करें। अब 3 के पावर 81 को हमें पता है 3 के पावर में 9 अगर कर लेंगे तो 9 8, ये वाला थ्योरम लग जाएगा कि 9 8 से ज्यादा है, एक ही ज्यादा है। तो आपने कहा कि एक चीज देखो, अरे यार मैंने उल्टा कर दिया, अच्छा ठीक है, हाँ और एक इसका उल्टा भी देख लेते हैं कि अगर p+1 के पावर n को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 के पावर n होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। 1 के पावर n होने का मतलब कुछ भी हो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखो 3 के पावर 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 80 गुणे 3 के पावर 1 बटे 8। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और देखिए, अगर a को b से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r1 आ रहा था, c को डिवाइड करने पे b से रिमाइंडर r2 आ रहा था, तो ac को b से डिवाइड करने पे रिमाइंडर r1 इंटू r2 आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट, तो देखो 3 के पावर 80, 3 के पावर 80 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 के पावर 40 और गुणे 3 के पावर 1 और बटे 8। तो 8 से इसमें डिवाइड करोगे तो 9 में 8 से डिवाइड, ये वाला थ्योरम p+1 से p में डिवाइड तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, और इंटू 3 के पावर 1 में 8 से डिवाइड, तो 3 पे 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, तो 3 गुणे 1 रिमाइंडर 3 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात, इतना समझो, बाकी कुछ भी नहीं था, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ था, तो आप कोशिश करना कि आप कहां पे पहुंच जाओ, ठीक है। आपको ये चीज कोशिश करनी है कि भैया पहुंच जाओ आप उसके +1 के पावर में, ठीक है, उसके +1 के पावर में पहुंच जाओ, बस सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। तो चलो बस इतना, अच्छा हाँ, अब आप देखो रिमाइंडर हो गया, ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया, हाँ ठीक है, एन ठीक है, विद इंटीजर ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ करवा दिया। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, अगर दो संख्या मतलब कोई दो अंकों की संख्या है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी देखना, अगर दो अंकों की संख्या है उसके डिजिट्स को चेंज कर दिया गया, यानी एक्स वाई था और वाई एक्स कर दिया गया, अब इन दोनों का जो सम होगा एक्स वाई मतलब क्या होता है, एक्स वाई को हम क्या लिखते हैं 10x प्लस वाई, और वाई को एक्स को क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो इन दोनों का अगर हम सम लेंगे तो सम कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y, ये तो हो जाए, यानी कि ये हो जाएगा अगर किसी संख्या के अंकों को पलट देते हैं और ऐसी बनी संख्या को उसमें जोड़ते हैं तो जो योग होगा वो 11 से कटेगा। और अगर हम डिफरेंस लें 10x प्लस वाई और 10y माइनस एक्स का, मान लो कोई संख्या n थी जो एक्स वाई के फॉर्म में लिखी हुई थी, तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये 11 के फॉर्म मतलब इन संख्या n और इसके रिवर्स को अगर जोड़ेंगे तो ये 11 से कट जाएगा। और अगर इसका डिफरेंस लें यानी कि 10x माइनस वाई और माइनस 10y माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y, अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई, यानी कि ये 9 से कटेगा। यानी किसी भी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 11 से जोड़ डिविजिबल होगा, और अगर घटाएंगे तो 9 से कटेगा। सिंपल सी बात, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। जैसे कह देते हैं कई बार कोई संख्या और उसके अंकों को पलट के प्राप्त संख्या का डिफरेंस 27 है तो उसके अंकों का अंतर निकालो, आपको सीधे दिया गया 9 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई बराबर 27, यहाँ पे x और y डिजिट्स हैं तो x माइनस वाई बराबर 3, इसमें कुछ करना नहीं होता। अगर ऐसे दे दिया जाए कि किसी संख्या और उसके अंकों को ये जोड़ने पे 99 आता है, मतलब कोई संख्या और उसके अंकों को पलट के बनाई गई संख्या का योग 99 है, तो आपने कहा कि उसके अंकों का योग निकालो, आपने कहा 11 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बराबर 99, तो x प्लस वाई बराबर 9, सिंपल सी बात, अंकों का योग निकल आएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है। अब ये एक चीज और देखते हैं, अच्छा हाँ, अब देखते हैं एक ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है, एक ऐसा प्रश्न आता है जैसे 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं। अब 3 अंकों की संख्या मान लो एक्स वाई जेड थी, ये भी देख लेते हैं। अगर इसके अंकों को पलट दिया गया सेम ऑर्डर में, यानी कि एक्स वाई जेड था, जेड वाई और एक्स कर दिया गया, ठीक है, जेड वाई एक्स कर दिया गया, तो एक्स 100 एक्स था और एक्स और मिल गया 101 एक्स हो गया, प्लस 10 वाई प्लस 10 वाई 20 वाई हो गया, और प्लस 1 जेड और 100 जेड 101 जेड। इसमें तो कुछ काम नहीं बनेगा, बट अगर हम डिफरेंस ले लें तो 100 एक्स माइनस एक्स 99 एक्स, 10 वाई कट गया, और प्लस जेड माइनस 100 जेड यानी कि माइनस 99 जेड। अब इसमें 99 कॉमन आ जाएगा यानी एक्स माइनस जेड। तो अगर कोई 3 अंकों की संख्या उसको पलट दिया गया है तो उसका जो डिफरेंस होगा वो 99 से कटेगा, ठीक है, 99 से कटेगा। अच्छा, अब एक प्रश्न और आ जाता है,
एक प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि यूनिट डिजिट्स निकालने वाला हो गया, ठीक है ठीक है। हम्म, आ, 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 एक और प्रश्न आता है, ये हो गया, ये सब प्रश्न हो जाएंगे, ये आपसे हो जाएगा अब। और क्या कॉन्सेप्ट आपको बताना था? हाँ चलो ठीक है। अब देखो, अगर कई बार आप क्या काम करते हो कि ए से बी के बीच की संख्या, अगर मैं पूछूं ए से लेके बी तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, या 1 से लेके 10 तक मैं पूछूं कितनी संख्या है, तो आप क्या काम करते हो, 10 में से 1 को घटा के, 10 में से 1 घटाओगे 9, प्लस 1 करोगे 10। ठीक, तो ऐसे ए से लेके बी तक कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे बी माइनस ए प्लस 1। अगर ए और बी दोनों को इंक्लूड किया गया, अगर ए और बी दोनों को इंक्लूड किया गया तो संख्याओं की संख्या इतनी होगी। अगर ए और बी दोनों को ना इंक्लूड किया जाए तो बी माइनस है, और अगर एक को किसी को इंक्लूड किया जाए नहीं तो एक कम कर देना। यानी कि अगर ए से बी तक कुल संख्याएं पूछी जाए, यानी कुल संख्या ए और बी को इंक्लूड करते हुए, तो बी माइनस ए प्लस 1। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ए को इंक्लूड करना है बट बी को नहीं, या बी को इंक्लूड करना है ए को नहीं, तो आप कहेंगे बी माइनस ए संख्या होंगी। और अगर आपसे कहा जाए दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, इनके बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे बी माइनस ए माइनस 1। क्लियर हो गया? ये सबको समझ में आ गया? चलो, अब एक प्रश्न ऐसा होता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 2 से डिविजिबल होंगी बट 3 से नहीं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, आपने कहा 2 से डिविजिबल संख्या, इसके बीच में संख्याएं कितनी है? आपने कहा 101। 101 संख्याओं में आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 50 संख्या ऐसी होंगी जो 2 से कटेंगे। 3 से कटने वाली, 3 से 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संख्या है जो 3 से कटेंगी? आपने कहा टोटल संख्याएं कितनी होगी? आपने कहा 100। अरे 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी? 100। तो 100 संख्याओं में 3 से डिवाइड करने वाली, 3 से 100 को डिवाइड कर दो, यानी 33 संख्याएं होंगी जो 3 से कटेंगी। अब आपने कहा कि 2 से कटने वाली 50 है, 3 से कटने वाली 3 है, बट कुछ संख्याएं होंगी जो 2 और 3 दोनों से कट रही होंगी, यानी 2 और 3 दोनों से, यानी कि 6 से कट रही होंगी। तो जो संख्या 6 से कटेगी उसको हम ले नहीं सकते क्योंकि 3 से कटने वाली संख्या लेनी नहीं। तो आप क्या काम करेंगे, 6 से कटने वाली संख्या, यानी 100 संख्याओं में 6 से कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 100/6 यानी 16 संख्या। तो आप कहेंगे 2 से कटने वाली कुल संख्या 50 है, ठीक। 3 से कुल कटने वाली संख्या कितनी है? 2 से कटने वाली संख्याएं कितनी है? 50। 3 से कटने वाली से हमें मतलब नहीं है। 16 से कितनी सॉरी 6 से कटने वाली संख्याएं कितनी है? 50 संख्याओं में ऐसी संख्याएं कितनी है जो 6 से कट रही हैं? आपने कहा 16। तो 50 में से 16 घटा दोगे, यानी कि 34 संख्याएं ऐसी होंगी जो केवल और केवल 2 से कटेंगे, 3 से नहीं। सिंपल सी बात, क्योंकि 50 संख्याएं थी जो 2 से कट रही, उसमें से 16 संख्याएं ऐसी हैं क्योंकि जो 2 से कट रही है, जो 6 से कट रही है वो 2 से जरूर कटेगी, यानी इसमें ये 16 संख्या इंक्लूडेड थी। तो ये 16 संख्याएं तो निकालनी पड़ेंगी ना, क्योंकि 3 से हमें डिविजिबल नहीं रखना। अब देखो, अगर आपसे कह दिया कि 2 और 3 दोनों से कट रही हैं बट 6 से ना कटे, तो आपने कहा 50 ऐसी संख्याएं थी जो 2 से कट रही थी, 33 ऐसी संख्या थी जो 3 से कट रही थी, यानी 83 संख्याएं हो गई इन दोनों से कटने वाली। लेकिन 16 संख्याएं ऐसी थी जो 6 से कट रही थी, यानी घटा देंगे तो 67 संख्याएं ऐसी होंगी जो या तो 2 से कट रही या तो 3 से, लेकिन दोनों से नहीं कट रही। ईदर 2 और 3, नॉट बाई बोथ। तो ये केस कौन सा हुआ? जब 2 से कटने वाली बट 3 से ना कटे, 2 से कटने वाली बट 3 से ना कटे। आप क्या करोगे, 2 से कटने वाली संख्या निकालेंगे, फिर इन दोनों से कटने वाली यानी 6 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या में से इसको घटा देंगे तो आपका आंसर है। अगर आ जाए केवल 2 से कटे या 3 से कटे, केवल 2 से कटे या 3 से कटे, तो आप कहेंगे या 2 से कटे या 3 से कटे बट दोनों से ना कटे, आप कहेंगे कितनी संख्याएं हो जाएंगी? जो 2 से कटे या 3 से। आपने कहा 6 से ना कटे, हमने क्या कर दिया यार, 6 से ना कटे। आपने कहा 50 संख्या ऐसी थी जो 2 से कट रही थी, 33 संख्या ऐसी थी जो 3 से कट रही थी, टोटल 83 संख्या थी जो 2 या 3 से कट रही थी, बट इसमें 16 संख्या ऐसी थी जो 6 से कट रही थी, यानी दोनों से कट रही थी। तो 16 घटा देंगे, यानी कि आपका 67 संख्या ऐसी होंगी या तो 2 से कटेंगे या तो 3 से। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, और क्या है? और मुझे नहीं लगता आपका कुछ मैंने छोड़ा है जो आपको। अच्छा हाँ, एक निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो मैंने कहा 125 को मैं 100, ऐसे 125 छोड़ो, मैं मान लो कह दे रहा हूं कि निगेटिव रिमाइंडर मान लो कि 7 गुणे 8 को 9 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आपका एक तरीका तो है, छोटी छोटी संख्या है, 7 8 56 करो, 9 से डिवाइड करो तो 9 छक्के 54 से एसफल 2 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 9 से 7 को डिवाइड करो, तो 9 से 7 कितना कम है? 2। 9 से 8 कितना कम है? -1, मतलब एक कम है तो -1। 9 से 7 कितना कम है? 2। 8 9 से कितना कम है? या आप क्या, मैं कह रहा हूं कि 9 से 7 का डिफरेंस ले लो -2, 8 से 9 का डिफरेंस ले लो माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो -2 -1,
वैसे ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है जो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैंने नंबर सिस्टम में कुछ छोड़ा है। अब देखते हैं लास्ट टू डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन का लास्ट टू डिजिट क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूं 582, इसका लास्ट टू डिजिट क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करो, जो शेषफल आए वही लास्ट डिजिट हो जाएगा, 497। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, अब मान लो कहीं पे एक्सप्रेशन दे दिया जाए 11 × 13, इसको 5 से इसका यूनिट लास्ट टू डिजिट क्या होगा, आप कहेंगे 11 × 13 का लास्ट टू डिजिट कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर दोगे 143, लास्ट टू डिजिट जो होगा वही इसका 100 से डिवाइड करने पे, ये तो दिख रहा है, गुणा करने पे तो दिख रहा है भाई, लास्ट टू डिजिट जिसका दिख ही रहा है, यानी 582 के लास्ट टू डिजिट क्या है, जो 100 से डिवाइड करने पे शेषफल आ रहा है। अब मान लो कहीं पे एक्सप्रेशन आ जाए कोई, मान लेते हैं 15 × 16 × 17 × 18 × 19, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे इसको, इसके लास्ट टू डिजिट क्या होंगे। अब देखो लास्ट टू डिजिट इसके क्या होंगे, आपको पता है कि 5 × 6 = 30, 5 और 2 आ गया तो यूनिट डिजिट तो एक जीरो हो गया। ठीक है, जीरो एक तो यूनिट डिजिट हो गया, सिंपल सी बात, इसका एक यूनिट डिजिट कितना हो गया, जीरो। ठीक है, अब दूसरा डिजिट निकालने के लिए क्या इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, आपने कहा नंबर ऑफ जीरोज करने के लिए 5 की पावर जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 यहां भी दिख रहा है, 2 के पावर 4, 2 के पावर 1 यहां भी दिख रहा है, 5 के पावर कहां मिल रहा है, 5 के पावर बस यहां पे मिल रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गया। देखो 5 के पावर 1 ही मिल रहा है, तो अभी हमने देखा था उससे निकाल, बट मैं 100 से डिवाइड करके देखता हूं, अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 100 से डिवाइड करने से बढ़िया है कि हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से पहले इसको काट देते हैं, 5 से काट देते हैं 20, तो आसानी से 5 से काटने के बाद ये मिल जाएगा 3। ठीक, हम ये ध्यान रखेंगे कि 5 से हमने डिवाइड किया था, राइट, 5 से हमने डिवाइड किया था। ठीक है, अब देखो आपने कहा अभी भी आसानी है, क्योंकि 20 से 3 में डिवाइड करेंगे शेषफल 3 आ जाएगा। ठीक है, 20 से 16 में डिवाइड करेंगे -4 रिमाइंडर, 20 से 17 में डिवाइड करेंगे -3 रिमाइंडर, 20 से 18 में डिवाइड करेंगे -2 रिमाइंडर, और 20 से 19 में डिवाइड करेंगे -1 रिमाइंडर, राइट। आपने कहा कि 3 चौको 12 या 36 दूना 72, 2 आ गया 72, 72, 72 आ गया। अब आपने कहा जब 72 आ गया मेरे भाई, ध्यान रखना हमने क्या किया, माइनस 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 ये सब प्लस हो गया, यानी 72 हो गया। 72 को 20 से फिर से डिवाइड कर लो, क्योंकि 72 20 से बड़ा है, तो 20 3 60, बचा कितना 12। अब ये जो 12 शेषफल है, इसमें जो 5 जिससे हमने काटा था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यही लास्ट 2 डिजिट आ जाएगा, तो 12 पंचे 60, यूनिट डिजिट कितना होगा 7। ठीक है, एक और प्रश्न करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। मान लो एक प्रश्न मैं ले रहा हूं 22 गुणे 37 गुणे 49 गुणे 82, 22 गुणे 37 गुणे 49 गुणे 82, हमने क्या किया 22 गुणे 37 गुणे 49 गुणे 82 करके इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना। अब मैंने क्या बताया आपको कि 100 से डिवाइड करना है। अब 100 से डिवाइड करने से पहले आपको दिख रहा है कि हम यहां से 4 से काट सकते हैं, 4 से काटोगे तो क्या बचेगा, 4 से काटोगे तो 4 से 25 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से कटेगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 41 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो हमने 4 से काटा, ये लिख लेना। ठीक है, 4 से काटा, ये लिख लेना। अब 25 से 11 में डिवाइड करोगे तो 11 शेषफल, 25 से 37 में डिवाइड करोगे 12 शेषफल, 25 से 49 में डिवाइड करोगे 25 दूना 50 -1 शेषफल, 25 से 41 में डिवाइड करोगे तो हम कह सकते हैं -9 शेषफल, राइट। अब आपने कहा ये प्लस हो गया तो 9 गुणे 11 गुणे 12 बचा। ठीक है, बटे 25। अब आपने कहा इसको 99 में 99 गुणे 12 बटे 25 लिख सकते हैं, तो 25 चौको 100, यानी कि शेषफल -1, 25 से 12 में डिवाइड करेंगे शेषफल 12, तो -12 आ गया, -12 आ गया। देखो यहाँ पे -1, यहाँ पे 12, तो -12 आ गया शेषफल, -12 का मतलब 25 से 12 कम, यानी शेषफल कितना है 13, और हमने 4 से डिवाइड किया था तो 13 चौको 52, ये लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम हमारा खत्म होता है, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है,